गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर। हम एफोरिज्म का ही मास्टर प्लान इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमारे 2 दिन पे ऑलरेडी हमने एफोरिज्म 1 डिस्कस किया था और हमने लास्ट लेक्चर में फुटनोट भी उसका एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि पैलिएशन क्या होता है, सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में हेल्थ समझा था कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, क्योर क्या होता है, सिक पर्सन क्या होता है, तो लाइक दैट रिकवरी क्या होती है। इस तरीके से हम एक 2 चीज़ें आती हैं, एक पैलिएशन आता है, एक सप्रेशन आता है। जब भी आप ऑर्गन पढ़ेंगे दोनों वर्ड काफ़ी बार रिपीटेड है, तो आज हम इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ जर्नी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पैलिएशन क्या मीनिंग है इस शब्द का? स्पीडिएस्ट टेम्परेरी रिलीफ ऑफ मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम। सबसे पहले समझते हैं एक एक लाइन को ब्रेक करके। सबसे फर्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोला है कि जो पैलिएशन है उसका मीनिंग है स्पीडिएस्ट रिलीफ। एक वर्ड आया उसके आएगा टेम्परेरी, हमेशा आपको याद रखना है। स्पीडिएस्ट टेम्परेरी रिलीफ ऑफ मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम, मतलब समझते हैं। स्पीडिएस्ट भी समझ गए, फास्टेस्ट वे में, जल्द से जल्द। टेम्परेली कुछ टाइम के लिए। मोस्ट डिस्ट्रेसिंग जो सिम्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो सिम्टम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, उस सिम्टम्स को या उस पर्टिकुलर परेशानी को कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देना क्या कहलाता है? पैलिएशन का मीनिंग है ये। ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? पैलिएशन कैन बी डिफाइंड एज टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर द क्योर। कि इसमें हम जो भी करते हैं वो क्योर नहीं होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था एफोरिज्म 1 के अंदर की फिजिशियन का जो सोल ड्यूटी है वो क्या है? क्योर है। क्योर क्या है? रीस्टोर द हेल्थ। ठीक है, बट जो पैलिएशन किया गया है वो पैलिएशन किसी भी प्रकार से क्योर नहीं माना गया कि उसमें क्या है? सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दिया गया है। किसका? मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन पैलिएशन द मोस्ट एनोइंग सिम्टम, जो सिम्टम बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, आर रिलीव्ड द डिजीज परसिस्ट इन इट्स आउन प्लेस। लाइक हम समझते हैं कि क्या हुआ इसमें। सबसे पहले कोई भी डिजीज़ हुई पर्सन को, वो पर्सन पेशेंट के वो फिजिशियन के पास जाता है। वो पेशेंट उसने क्या किया, जो सिम्टम उसको बहुत ज़्यादा एनोइंग कर रहा है, जो सिम्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस सिम्टम को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दे दी। वही क्या है? आपका पैलिएशन। बट ना ही तो ये क्योर है, ना ही कोई क्योर का मेथड है। ठीक है, ये सिर्फ़ और एक सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। इसमें ना ही तो डिजीज़ ख़त्म होती है, सिर्फ अपने प्लेस पे रहती है डिजीज़, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहती है डिजीज़। बस जो सिम्टम उसका एग्जरावेट कर जाता है, जो सिम्टम उसका मोस्ट डिस्ट्रेसिंग होता है, जो सिम्टम उसका मोस्ट एनोइंग होता है, बस उस सिम्टम को हम उस टाइम पे रिलीफ कर पाते हैं। आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है पैलिएशन के बारे में। पैलिएशन इन होम्योपैथी, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को पैलिएशन, क्योंकि हम तो सिर्फ क्योर की बात करते हैं होम्योपैथी का जहाँ नाम आता है, बट नहीं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ होम्योपैथी में भी पैलिएशन को अलाउड किया गया है। वो आज हम समझते हैं किस चीज़ों के बारे में। Incurable cases with gross tissue damage where deep acting constitutional remedies cannot be used and where permanent cure is not possible, only palliative homeopathic remedies are recommended। मीनिंग समझते हैं कि क्या बोला गया है इसमें, कि हम पैलिएशन को कहाँ होम्योपैथी में काम में लेते हैं। एक एक वर्ड को ब्रेक करते हुए समझोगे, बहुत ईजी है। इनक्यूरेबल केसेस सब आगे डिस्कस होगा। 75 एफोरिज्म के अंदर है इनक्यूरेबल केसेस। ठीक है, क्या है? विथ ग्रॉस टिश्यू डैमेज, टिश्यू का डैमेज हो गया। वेयर डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैन नॉट बी यूज्ड, जहाँ पे हम उसका हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, या केस इतना इनक्यूरेबल है कि वो क्योर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो हम रेमेडीज चूज़ करते हैं किसके बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे, तो वो उस टाइम हम वो यूज़ नहीं कर सकते। वेयर परमानेंट क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे क्या है कि परमानेंट क्योर पॉसिबल ही नहीं है। तो
उस कंडीशन में ही हम सिर्फ होम्योपैथी में क्या करते हैं, पैलिएशन को अलाउड करते हैं। इन केसेस वेयर द मोस्ट वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडी आर लैकिंग और आर डैमेज्ड लाइक कंजेंटल एट्रोफी ऑफ किडनीज, सम केसेस आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ऑर्गन्स एक्सेट्रा, पैलिएशन इज़ द ओनली पॉसिबल मेथड। क्या बोला गया है, इसको डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे मोस्ट वाइटल पार्ट, बॉडी के मोस्ट वाइटल पार्ट्स लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, इनमें कोई एट्रोफी हो गई, एट्रोफी मतलब कुछ कमी, लॉस हो गया किसी चीज़ का, पैथोलॉजी में हम वर्ड पढ़ते हैं एट्रोफी। 5 टाइप ऑफ एडेप्टेशन होते हैं, उसके अंदर आता है एट्रोफी भी एक एडेप्टेशन है, सेकेंड ईयर का सिलेबस है जिसमें आप आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि जहाँ पे हमारा मोस्ट वाइटल जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, वो या तो सर्जिकली रिमूव हो चुका है या उसके किसी भी एक पार्ट का एट्रोफी या वो लॉस हम कर चुके हैं, और जिसको हम कैन नॉट रिकवर, मतलब वो वापस से हम उसको बॉडी में नहीं ला सकते, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, पैलिएशन ही एक सिंगल मेथड बचता है। तो अभी तक तो सिर्फ 2 ही कंडीशन आई है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी में पैलिएशन। फर्स्ट क्या है, इनक्यूरेबल केसेस, और जहाँ पे डीप एक्टिंग रेमेडी वर्क नहीं करेगी, नो चांस ऑफ परमानेंट क्योर, नो चांस या नो पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट क्योर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें आगे मूव करते हैं। पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडी मस्ट ऑल्सो बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स सिमिलरिटी ओनली बिकॉज एक्सपीरियंसेस ऑफ द पायोनियर शो द बेस्ट पैलिएटिव इन द इनक्यूरेबल कंडीशन इज़ द सिमिलिमम रेमेडी। समझते हैं क्या बोला गया है इन्होंने, कि ठीक है केस आपका इनक्यूरेबल है, वहाँ पे हम होम्योपैथी में पैलिएशन यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन है, मान लिया कि कोई इनक्यूरेबल केस है आपके पास, आपको नहीं आ रहा है कि समझ वहाँ पे कि भाई हमने काफ़ी मेडिसिन दे ली जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड थी, बट क्योर नहीं हो रहा है केस, तो क्या करोगे आप, पैलिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, बट वो पैलिएशन का भी एक मेथड है कि होम्योपैथी के जो पायोनियर्स थे उन्होंने ये पाया कि आपको वो जो पैलिएटिव जो होम्योपैथिक रेमेडी है, कौन सी, जो रेमेडी पैलिएशन में आप यूज़ कर रहे हो, पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो भी किस पे बेस होनी चाहिए, सिमिलरिटी पे बेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया पेशेंट को, आपको वहाँ भी टोटलिटी करनी होगी करंट टाइम ऑफ सिम्टम्स की, देन उसमें आप क्या करोगे, उस कंडीशन में भी सिमिलिमम ही आप उसको प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। H. A. Robert says the basis of cure is fundamental law of similia. The law of similia is the fundamental law also in the palliation of incurable states. दोनों लाइन को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि H. A. रॉबर्ट जो हमारे होम्योपैथी के पायनियर, उन्होंने कहा है कि जो क्योर का जो बेसिक लॉ है वो क्या है, सिमिलिया। फर्स्ट लाइन में तो उन्होंने यही कहा है जो फंडामेंटल लॉ है, तो इसीलिए द लॉ ऑफ सिमिलिया ही फंडामेंटल लॉ है, किसमें, ऑल्सो पैलिएटिव मेथड में भी ऑफ इनक्यूरेबल केसेस। एक एक लाइन का मतलब जब आप नहीं समझोगे ये ऑर्गेनल बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, और जब एक बार समझ में आ गया बहुत इजी है। क्या डिस्कस किया गया अभी तक दोनों टॉपिक्स के अंदर, हम ये समझ लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया कि पैलिएशन क्या है, कि स्पीडिएस्ट रिलीफ, क्या मिल गया आपको, जल्दी से रिलीफ मिल गया, बट टेम्परेरी, किस में, मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स में। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, पैलिएशन। इट्स नॉट फॉर क्योर, इसमें कुछ भी क्योर के लिए नहीं किया जा रहा है। किन कंडीशन में दे सकते हैं, इनक्यूरेबल केसेस में होम्योपैथी में, और जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किस चीज़ की, परमानेंट क्योर की। ठीक है, और कहाँ यूज़ हो सकता है, सर्जिकल, कोई हमने लॉस कर दिया हो, हमारा मोस्ट वाइटल पार्ट है वो अफेक्टेड हो, या वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड हो, लेकिन यूज़ तो कर लिया, बट यूज़ किस पे बेस पे करेंगे, सिमिलरिटी के बेस पे। यहाँ भी हम ऐसे नहीं कुछ भी दे सकते हैं, और ये किसने बोला है, होम्योपैथी के डिफरेंट पायनियर्स ने ये शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं क्या, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने सुना होगा कि कैंट का लेक्चर्स ऑफ फिलोसॉफी जो है, तो उसमें डॉक्टर J.T. कैंट ने क्या कहा है वो हम समझ लेते हैं, कि द फिजिशियन
हु अप्लाइज द सिंगल रेमेडी इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म, किसमें, पोटेंटाइज्ड फॉर्म अंडर द लॉ ऑफ क्योर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विल easily be convinced that there is no other way of palliation that holds out permanent hope for the patient। इसका मीनिंग क्या समझते हैं कि एक जो फिजिशियन है वो सिंगल रेमेडी को पोटेंटाइज्ड फॉर्म में अंडर द लॉ ऑफ क्योर, कि जो हमारा बेसिक लॉ ऑफ क्योर है सिमिलिया, उसमें किसी भी लेंथ ऑफ टाइम में यूज़ करता है, विल ईजीली बी कन्विंस्ड, जब वो कन्विंस हो चुका है कब कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय पैलिएशन के। मतलब जेटी कैंट सर ने क्या कहा है कि एक जो फिजिशियन है उसको पैलिएशन के मेथड में पहली चीज़ तो उसे रखना पड़ेगा कि नो होप या नो अदर वे, नो होप फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट या फिर नो अदर वे देन पैलिएशन। बट इस कंडीशन में भी, इस टाइम में भी उसे सिंगल माइन्यूट रेमेडी पोटेंटाइज्ड फॉर्म में यूज़ करनी है। किस में यूज़ करनी है? पोटेंटाइज्ड फॉर्म में यूज़ करनी है, अदरवाइज़ वो भी क्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जब तक इस चीज़ के लिए खुद फिजिशियन कन्विंस्ड नहीं हो जाता, जब तक वो खुद कन्विंस नहीं है कि यहाँ पे कोई 1% भी अगर पॉसिबिलिटी है परमानेंट क्योर की, तो उसे पैलिएशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ऑर्गेनन के अंदर कहाँ इसका जिक्र किया गया है एक बार हम वो भी समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फुटनोट ऑफ एफोरिज्म 67 है, ये एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 67 है कि जो 67 जो एफोरिज्म है उसके फुटनोट में हैनीमैन सर ने कहा है कि हैनीमैन अलाउज द एप्लीकेशन ऑफ एंटीपैथिक मेजर्स in following conditions: the antipathic palliative measures like gentle electrical shocks, strong coffee and application of heat can be given to stimulate their irritability and sensitivity of the vital force। की कौन सी कंडीशन है, कहाँ बोला गया है वो समझते हैं जब भी हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। उसके बाद में एक टॉपिक है 67 एफोरिज्म के फुटनोट में दिया हुआ है मास्टर हैनीमैन सर ने कि जो एंटीपैथी में जो यूज़ होता है, पहली बात वो क्या है आपका, पैलिएशन और सप्रेशन ही यूज़ होता है। अब ये एंटीपैथी क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको होम्योपैथी में हम किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम, कि उस रेमेडी का रिज़ल्ट देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि वर्क करेगी या नहीं करेगी। लाइक किन कंडीशंस में, एस्फेक्सिया, किसी आदमी ने फांसी खा ली, उसको मौत हो रही है, हमें अर्जेंट कंडीशन है, मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। ड्राउनिंग, ठीक है, सडन हार्ट अटैक, पॉइजनिंग। तो ऐसी जो कंडीशन है, जो एक्यूट कंडीशन है, जिनमें जानलेवा, जो जिसको बोलते हैं ना, जो फैटल जो कंडीशंस है, उनमें ही मोस्ट एक्यूट फैटल कंडीशंस, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, मोस्ट एक्यूट फैटल कंडीशंस, तो वहाँ पे हम एंटीपैथी मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे किस टाइप के मेजर्स उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल शॉक, आपने देखा होगा कि जब भी टीवी सिनेमा में दिखाते हैं कि पेशेंट मर रहा होता है, वेंटिलेटर पे होता है, तो वो शॉक देते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया। लाइक हीट एप्लीकेशंस, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स फॉर डिफरेंट ऑफ पॉइजनिंग्स। ठीक है, तो ये कहाँ है, एफोरिज्म नंबर 67 के फुटनोट में हैनीमैन ने अलाउ किया है किसको, पैलिएशन मेथड को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज़ नॉट ए गुड प्रोसेस फॉर क्योरिंग द डिजीज। ये तो आपको समझ में आ गया कि जिसका क्योर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो एक गुड प्रोसेस कैसे हो सकता है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द क्योर, की क्योर लेके ही नहीं आ सकता है, तो हम उसे यूज़ क्यों ही करें। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बिकम वर्स आफ्टर इनिशियल रिलीफ, कि उसे थोड़े टाइम में तो आराम मिलेगा, बट उसके बाद जैसे उस मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, तब क्या होगा, उस पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, to get effective result it is necessary to increase the dose of the drug day by day।
क्या होगा कि अगर हमें इफेक्टिव रिजल्ट निकालना है तो हमें वो जो मेडिसिन जो दे रहे हैं उसकी डे बाई डे उसका डोज हमें इंक्रीज़ करना होगा। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ पैलिएटिव ड्रग आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज इज फॉर्म। समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं है पैलिएशन एक गुड मेथड फॉर क्योर। सबसे पहले क्या हुआ कि एंटीपैथी जो मेजर है वो क्या है, अपोजिट पे वर्क करती है। ठीक है, किस पे वर्क करती है, अपोजिट पे। होम्योपैथी किस पे वर्क करती है, सिमिलर पे। ठीक है, सबसे पहले होम्योपैथी में जो हम मेडिसिन देते हैं किस पे देते हैं, सिमिलिया पे बेस्ड देते हैं कि जो सिम्टम हेल्दी कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है वही रेमेडी उस डिजीज पर्सन या उस सिक पर्सन को क्योर कर सकती है। बट नहीं, एंटीपैथी में इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो वो क्या करते हैं, उसे डायरिया की मेडिसिन देते हैं। तो हुआ जस्ट अपोजिट, बट हम कॉन्स्टिपेशन में कॉन्स्टिपेशन की ही मेडिसिन देते हैं। क्यों होता है ऐसा कि एंटीपैथी में मेडिसिन देने के बाद में वो सिम्टम ज़्यादा दिक्कत देता है। मेडिसिन हमने किसी पर्सन को दी, वाइटल फोर्स पे जाके रिएक्ट करती है, ये उसका क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्शन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अब यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जब वाइटल फोर्स एक्टिव फॉर्म में आ जाता है मेडिसिन को लेने के बाद, और जब ये किस पे रिएक्ट करता है, मेडिसिन पे, और ये हमारी बॉडी को क्या करता है, अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, क्योर के लिए। ये क्या है, हमारे होम्योपैथी का फिनोमिना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल बेसिक। बट क्या हुआ, अपन ने क्या दी, अपोजिट दी मेडिसिन, वाइटल फोर्स पे गई या बॉडी में गई। अब उस टाइम तो उस कंडीशन में क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया। बट जैसे ही वाइटल फोर्स एक्टिव होगा, ये क्या करेगा भैया, ये वापस से रिएक्शन तो करेगा ना, उसकी तो टेंडेंसी है, और वो उतनी ही पावर से रिएक्शन करेगा जितनी हमने क्या दी है, डोज दी है। क्या होता है, डोज बढ़ाते जाते हैं ताकि रिलीफ मिलता रहे। जब वाइटल फोर्स एक्टिव होगा उस सारे डोज के साथ में वो रिएक्शन करेगा, तो उससे क्या होता है, बॉडी में एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं कि साइड इफेक्ट हो गया। क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। बट होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सिमिलर मेडिसिन है। जाएगी किस में दी है भैया, पहले ही हमने माइन्यूट डोज दिया है ताकि हम उसके एग्रावेशन से बच सके। ठीक है, वाइटल फोर्स को उसने एक्टिवेट कर दिया। वाइटल फोर्स भी सिमिलर इफेक्ट क्रिएट करेगा ना, अपोजिट क्यों करेगा, क्योंकि मेडिसिन सिमिलर है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि पैलिएशन हमें क्यों नहीं देना है, और किस तरीके से इसकी जो कंडीशन है वो आफ्टर इसकी वर्स यानी ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल डिजीज़ ड्रग डिजीज़ इज़ फॉर्म्ड, एफोरिज्म नंबर 91 हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसको बोलते हैं कंजेंट मेलेडी। क्या होता है कि एक पेशेंट बहुत टाइम से एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उस पेशेंट की रेजिस्टेंस जो थी वो आने लग गई है मेडिसिन के लिए कि बस अब नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, फिजिशियन ने उसको दूसरी दे दी। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक मेडिकेशन, उसकी खुद की जो ओरिजिनल डिजीज़ थी प्लस जो मेडिसिन की जो डिजीज़ थी, मेडिसिन जाके जो सिम्टम दे रही है, दोनों मिला के एक डिजीज़ बना लेते हैं। इसको बोलते हैं कंजेंट मेलेडी, जो कि उसकी नेचुरल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है उसकी कंडीशन के लिए। तो इसमें भी यही है कि जब हम लॉन्ग टाइम तक देते रहते हैं तो आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ उसमें बन जाती है कि मेडिसिन खुद जाके वहाँ पर डिजीज़ क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समझते हैं क्या कि रिपीटेड पैलिएशन इन क्यूरेबल केसेस, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए अगर हम उसको रिपीट करते हैं, मे टर्न इनटू इनक्यूरेबल वन ड्यू टू सब्सिक्वेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स। क्या हुआ कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक, कोई क्यूरेबल केस है कि बहुत ईजीली, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो हम जाते हैं एलोपैथी में मेडिसिन लेने के लिए नॉर्मली फिजिशियंस के पास में, तो वो क्या करते हैं कि हमें मेडिसिन डेली लाइफ में वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आप बहुत टाइम से पेन किलर खा रहे हो, ठीक है, किसी भी पेन के लिए, ठीक है, आपने पेन किलर लिया, बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्यूरेबल केस है, ऐसा कुछ नहीं है कि हेडेक आपका ख़त्म नहीं होगा या आपका ये एब्डोमेन में पेन है वो ख़त्म नहीं होगा।
तो पेन किलर लिया आपने, बट बहुत टाइम तक रिपीटेडली अगर आपने लिए तो वो क्या कर देगा कि इसके लिए आपके किसी मेजर वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर देगा, और ये किस में टर्न आउट हो जाएगा, इनक्योरेबल केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या मेरिट्स है, इसका एक ही मेरिट्स है कि आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती है, जो डेंजरस होता है, वहाँ पे आप पेशेंट को बचा सकते हैं कि बाय दिस मेथड वी कैन गिव सम इनिशियल रिलीफ इन मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर लाइफ इज इन डेंजर। पैलिएशन प्रोवाइड्स मच नीडेड रिलीफ ऑफ कंप्लेंट्स टू इनक्यूरेबल केसेस विद एडवांस्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस। कि दो ही कंडीशन है जहाँ पे इसका बेनिफिट है। पहला कि जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जहाँ किसी की जान जा रही है, तो वहाँ हमें हमारी एक ड्यूटी ये भी है कि हम उस पेशेंट को बचाना ही हमारी प्रायोरिटी है, तो हम वहाँ पे पैलिएशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कि जो इनक्यूरेबल जो केसेस है, वहाँ पर जो पैलिएशन की जो पैलिएटिव जो रेमेडी होती है वो जाके कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस लाती है, तो उससे उस पर्सन को स्पेशल उन कुछ सिम्टम्स के लिए रिलीफ उसे मिलता रहता है। ठीक है, इसका डीमेरिट्स तो बहुत सारे हैं, समझ गए होंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली अनसिस्टमेटिक ट्रीटमेंट वेयर द फिजिशियन डिवोट्स हिज अटेंशन in one-sided manner to single symptom, so it cannot give relief from the total disease। बहुत सिंपल है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से इसमें समझ में आ गया होगा कि डीमेरिट्स तो आप चाहे जितने लिख सकते हैं। इसके फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, कि जो फिजिशियन होता है वो सिर्फ वन साइडेड सिंगल सिम्टम पर फोकस करता है, जो कि हम हमारी डेली लाइफ में देखते होंगे। हम एक फिजिशियन के पास गए, एलोपैथी या नॉर्मली हो सकता है होम्योपैथ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर की एलोपैथी। हमने बोला कफ, उन्होंने लिख दिया ड्रोसेरा 30, लिखा कोल्ड विद वाटरी आइज, लिख दिया एलियम सीपा। सर मुझे फीवर भी आया था, लिख दिया वेलाडोना। मतलब सिर्फ एक सिम्टम पे मेडिसिन क्या की जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है, जो कि होम्योपैथी का बेसिक नहीं है। ये बहुत गलत सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है पैलिएशन में कि सिर्फ सिंगल सिम्टम पे फोकस करता है, ना कि टोटलिटी पे। ठीक है, और ये कभी भी क्या नहीं लेके आएगी, क्योर नहीं ला सकती। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ क्या डीमेरिट है इसका। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज इंजूरियस इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेज because after transient amelioration there is aggravation of the symptoms. Palliative treatments can be done by antipathy, allopathy and also by homeopathy where we do not consider the constitution and the miasmatic background of the patient। कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि ठीक है एंटीपैथी, एलोपैथी इसको यूज़ करती है, बट आजकल जो मॉडर्न जो होम्योपैथ है बोलते हैं कि होम्योपैथी अच्छी नहीं है, वो भी इसी को ही यूज़ करते हैं कि वो मल्टीपल रेमेडी देते हैं एक साथ में, जो कि ये गलत है। लॉन्ग स्टैंडिंग करने से ये क्या होता है, इंजूरियस बन जाती है हेल्थ के लिए। कहाँ तक बोला ना, रिपीटेड पैलिएशन इनक्यूरेबल केसेस टर्न आउट इनक्यूरेबल। ठीक है, कि जो केस क्योर हो सकता था उसको आपने क्या कर दिया, इनक्यूरेबल में टर्न आउट कर दिया रिपीटेड पैलिएशन से। आई गाइस अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बताया कि हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, पैलिएशन एंड सप्रेशन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक पैलिएशन समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि इसमें जो मोस्ट एनोइंग जो सिम्टम्स है या मोस्ट डिस्ट्रेसिंग जो सिम्टम है उनका टेम्परेरी रिलीफ स्पीडिएस्ट वे में बहुत जल्दी चाहिए। सर मेरा सर दर्द दुख रहा है, 15 मिनट में आराम चाहिए, ये बस उन्हीं पेशेंट के लिए है। ठीक है, होम्योपैथी में कहाँ जिक्र हुआ है सर इसका, ऑर्गेनन में एफओआरएस नंबर 67 के फुट नोट में। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में। कहाँ यूज़ करोगे आप, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो। चले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं आज का, जो है हमारा सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है, लैटिन वर्ड है जो कि सप्रीमियर मीन्स टू प्रेस डाउन फोर्सफुली, किसी चीज़ को दबा देना फोर्सफुली, क्या है सप्रेशन। पैलिएशन क्या था, टेम्परेरी रिलीफ स्पीडिएस्ट वे में मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स का। सप्रेशन क्या, हमने बीमारी को दबा दिया कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे वो डिजीज़ थी वो क्या थी, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में थी, वो उसने अपना
ट्रांजिएंट एम्यूलेशन दिया था, बट वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी, वो वापस उसको एडवर्स कर रही थी। यहाँ पे समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। सप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिबली रिमूविंग द प्रेजेंट डिजीज मैनिफेस्टेशंस बाय एनी मीन्स अदर देन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स एट द कॉस्ट ऑफ ए न्यू डिजीज। क्या समझा इसमें हमने? पहली एक एक वर्ड को ब्रेक करते हुए, सप्रेशन समझ गए, फोर्सिबली टू प्रेस डाउन, दबा दिया, उस बीमारी को छुपा दिया, हटा दिया। फोर्सिबली रिमूविंग द प्रेजेंट डिजीज मैनिफेस्टेशन, कि जो भी मैनिफेस्टेशन आया प्रेजेंट डिजीज़ का, जो भी सिम्टम आया, साइन आया, उसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऐसे नहीं कि बहुत सारे लाठी डंडे दबाव दाग, नहीं, मेडिसिन से, हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फोर्सफुली हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन से क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। एनी मीन्स बाय एनी अदर मीन्स देन फिक्स्ड प्रिंसिपल, कि कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है, कोई लॉ ऑफ क्योर नहीं है, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ ए न्यू डिजीज, कोई नई बीमारी क्यों ना बन जाए, बट हमें तो प्रेजेंट को ख़त्म करना है फोर्सफुली। इसी को क्या बोला गया है उन्होंने? सप्रेशन। दोबारा रीड करो, एक बार रीड करो, समझ में आ जाए। सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ forcibly removing the present disease manifestations by any means other than fixed principles at the cost of a new disease। आपको वर्ड याद रखना है कि न्यू डिजीज़, पहलेशन में क्या था कि वो डिजीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, उसको दबाया नहीं जाता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है वहाँ, ठीक है। यहाँ सिम्टम्स को रिमूव किया जाता है, उसके मैनिफेस्टेशंस को हटा दिया जाता है, चाहे उसके बदले में हमें कोई नई बीमारी ना आ जाए पेशेंट, बट ठीक है, फोर्सफुली से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। समझते हैं आगे और क्या लिखा हुआ। सप्रेशन डाइवर्ट्स द डिजीज मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, कि पहले जो छोटे एक मतलब कम वाइटल, जिसको बोलते हैं लेस वाइटल ऑर्गन में जो डिजीज़ हुई थी, उसको हमने क्या किया? फोर्सफुली रिमूव करके कहाँ ले गए? उसको हम मोर वाइटल ऑर्गन उसको अफेक्ट कर गया। अब ये तो किसी भी कंडीशन में क्योर नहीं हो सकता, इतना तो आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। लाइक इट इज़ इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, हैंस इट इज़ हार्मफुल। समझते हैं कि क्या था, कि क्यों लिखा गया है हेरिंग्स के लॉ ऑफ क्योर के बारे में। हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गन की जो क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुके थे, जब हमने पढ़ा था कि व्हाट डज होम्योपैथी क्योर, की होम्योपैथी क्या क्योर करती है। हाउ अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बट व्हाट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हेरिंग्स का एक लॉ ऑफ क्योर था कि जो सबसे पहले जो सिम्टम आता है बॉडी में, वो सबसे बाद में डिसअपियर होता है। मतलब जो क्योर होता है क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स अपीयरेंस, कि जो सिम्टम सबसे पहले आया है वो सिम्टम सबसे बाद में जाएगा। बट सप्रेशन में क्या है? इसका उल्टा है, इसका अपोजिट है, कि जैसे सबसे पहले जो सिम्टम आया सबसे पहले उसी को क्योर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला गया, इसलिए ये हार्मफुल है। स्किन इरप्शंस व्हेन सप्रेस्ड में डेवलप इनटू अस्थमा इन लेटर्स ईयर, कि क्या हुआ? किसी पर्सन को रिंगवर्म हुआ बाई चांस, अभी बारिश का टाइम है तो मे बी काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। लोकल एप्लीकेशन लगा दिया, ऑइंटमेंट लगाई, कुछ भी ट्यूब वगैरह ले ली, एंटी फंगल मेडिसिन ले ली, उसको सप्रेस्ड कर दिया। ईचिंग हुई, ईचिंग को हटा दिया, जलन हुई, बर्निंग सेंसेशन हुई, बर्निंग को हटा दिया, रेडनेस आई, रेडनेस को हटा दिया, ठीक है। अभी तक के लिए इसको क्या मिल गया? रिलीफ मिल गया, मतलब उसके सारे सिम्टम्स को हटा दिया, किससे? मेडिसिन से। बट नाउ लेटर कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो? अस्थमा में। तो जो आपका पहले लेस वाइटल ऑर्गन स्किन अफेक्टेड था, उसने आपको किसको अफेक्ट कर दिया? लंग्स को, ट्रैकिया, ठीक है। यही सप्रेशन का मीनिंग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्रेशन, सडन सीजेशन, इनहिबिशन ऑफ ए फिजियोलॉजिकल फिनोमेना और फोर्सिबल रिमूवल ऑफ ए डिजीज मैनिफेस्टेशंस बिफोर द डिजीज इटसेल्फ इज क्योर्ड। कि हो सकता है कुछ केसेस में डिजीज़ ऑटोमेटिक क्योर भी हो जाती है, बट उस केस में भी हमने अगर सप्रेशन कर दिया तो ये तय है कि वहाँ कुछ ना कुछ नई बीमारी आएगी। उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था डिजीज़ का, जो सिम्टम्स को जनरेट करने को क्या कर दिया हमने? डाइवर्ट कर दिया,
ठीक है। अगर कहीं भी डेफिनेशन आती है ना, आप अगर यहाँ की जो लिखी हुई है डेफिनेशन उसको आप समझेंगे, उसको लिख के आएंगे यूनिवर्सिटी में, आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। ये जो कंटेंट है 7 बुक्स से लिया गया है, जिसमें आपकी ऑर्गेनन की डिफरेंट राइटर्स की बुक्स हैं और डिफरेंट इसमें फ़िलोसॉफी की बुक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए कंटेंट है, नहीं, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में इसको लिख के आएंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। A physiological phenomena or a disease manifestation caused to disappears forcefully before the disease is cured is called suppression, और it is a blockage of the disease expression। कि क्या कर दिया, जो डिजीज़ हो रही थी ना, किसी भी पर्सन को जो डिजीज़ हुई उसके जो एक्सप्रेशन था, उसका जो मैनिफेस्टेशन था, जो उसका आउटकम आ रहा था साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, उसके मैनिफेस्टेशन को डाइवर्ट कर दिया, फोर्सफुली हमने उस डिजीज़ को रिमूव कर दिया। ये क्या हो गया, आपका सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल मेडिसिन एट सच टाइम्स चेंज द होल पिक्चर। क्या हुआ कि उसने जो केस की जो होल पिक्चर थी ना, होल पिक्चर, सप्रेसिंग वन सिम्टम आफ्टर until there is no expression of the true condition of the patient, the immediate effect of this method ऑफ ट्रीटमेंट इज सप्रेशन। की जो उस टाइम जो उस डिजीज़ का जो मैनिफेस्टेशन था उसने पूरा उसको चेंज कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, उसने ओरिजिनल जो डिजीज़ थी उसे कंसील कर दिया, उसकी पूरी ड्रग पिक्चर क्या हो गई, चेंज हो गई, जो उसकी डिजीज़ पिक्चर है वो पूरी चेंज हो गई। अगर आप वहाँ पर टोटलिटी लोगे तो मुश्किल से चांस है कि आपको वहाँ ओरिजिनल फॉर्म मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई भी पेशेंट फिजिशियन के पास में आता है, एफआरयू नंबर 92 में डिस्कस्ड है कि हम उसे सबसे पहले, अगर हमें लगता है कि उसने बहुत टाइम से मेडिसिन ली है, उसकी हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है, तो उसे हम क्या देते हैं, सेक्लेक या प्लेसिबो देते हैं फॉर 7 to 15 डेज, ताकि हमें उसकी क्या मिल सके, ओरिजिनल पिक्चर ऑफ डिजीज़। ये 92 एफरिज्म के अंदर मेंशन है। किस टेक्निक जब हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए। आप जब भी ऑर्गेनन का पेपर लिखेंगे आपको एफरिज्म का वहाँ पे रेफरेंस देना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एफरिज्म नंबर 92 वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सप्रेशन क्या है। 2 टाइप से हो सकता है, नेचुरल सप्रेशन एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सप्रेशन को हम एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं कि ये हमने जानबूझ के नहीं किया, बाई चांस हुआ है, एक्सीडेंटल, ठीक है। कैसे? It is a type of suppressions caused by natural external factors that suppresses the normal functions of vital force and the body. It is a sudden cessation of all actions and reaction in physiological sense of the vital potentiality by some agents or influence which is introduced from nature on the vital force। की कुछ ऐसी कंडीशन में जिसमें नेचर ने सप्रेस किया है, वहाँ पे हमने कोई मेडिसिन नहीं दी है, सिर्फ जैसे कि हम समझ सकते हैं कि नेचर क्या होगा, कोई पर्सन को कोई छोटी मोटी ही मान लो कि इलनेस थी, बट उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस आ गया, बिजनेस का लॉस हो गया, उसका हार्ट ब्रेक हो गया, तो वो इमोशनली स्ट्रेस, कोई ग्रीफ, उसको कोई डर, गुस्सा, बिजनेस में लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, शॉक हो सकता है मेंटल, उस कंडीशन में क्या हुआ, वो सप्रेशन हो गया। उसकी जो ओरिजिनल इलनेस थी वो तो ख़त्म हो गई, बट उसकी जो मेंटल जो कंडीशन थी उसने उसकी बीमारी के मैनिफेस्टेशन क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। क्या समझा इसमें कि नेचुरल, हमने मेडिसिन से नहीं किया, कोई भी नेचुरल फैक्टर जो आया उसने सप्रेस द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ वाइटल फोर्स एंड द बॉडी। इट इज सडन सीजेशन ऑफ ऑल एक्शन, की अचानक से हुआ है, फिजियोलॉजिकल सेंस में हुआ है। वाइटल पोटेंशियलिटी बाय सम एजेंट्स और इन्फ्लुएंसेस, कुछ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो किसकी वजह से है, नेचर, नेचुरल हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है। समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे कि क्या है। सप्रेशन विच कम्स फ्रॉम मेंटल शॉक, मोर्टिफिकेशन, ग्रीफ, फियर, एंगर या डिसअपॉइंटमेंट। मैंने आपको बता दिया ना, वैन ए होम्योपैथिक डॉक्टर इज डीलिंग विथ सच नेचुरली सप्रेस्ड केसेस, कि जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, द सिमिलिमम मस्ट कवर बोथ द कॉज ऑफ सप्रेशन एंड द टोटलिटी, कि आपको ये पूछना होगा कि ये कंडीशन कब से है और इससे पहले क्या दिक्कत थी, दोनों की टोटलिटी आपको लेनी होगी। इफ़ लेटेंट मियाजमेटिक स्टेट डेवलप्स फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ सप्रेशन, प्रॉपर एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट इज एसेंशियल आफ्टर द एक्यूट सिम्टम्स डिसअपियर्स टू कंप्लीट द क्योर। समझते हैं क्या बोला गया इस लाइन में, कि मान लो सप्रेशन हो गया, चलो ठीक है, नेचर हुआ है, नेचुरल हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, एक्सीडेंटल हो गया, नेचुरल हो गया, बट पेशेंट आपके पास आ गया,
वही उसको मियाज़मेटिक डिजीज़ है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ हो गई। सबसे पहले क्या डील करना है कि जो उसका एक्यूट जो सिम्टम है ना वो डिसअपियर हुआ। नेक्स्ट आपको प्रॉपर क्या लेनी है, केस टेकिंग फिर से, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी आपको क्या करनी है, प्रिस्क्राइब। वही आपका क्या होगा, फिर क्योर लेके आएगा। ठीक है, क्या हुआ, म्याज़ में आपको पता है 3 होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। मान लो कि सोरिक पेशेंट है, सोरिक में क्या होता है, ईचिंग होती है, यही एलर्जी वगैरह का टाइप। सबसे पहले उसको जो एक्यूट सिम्टम क्या था उसको, कि उसको स्किन पे रैशेस थी। आपने क्या किया, रैशेस उसके ख़त्म हो गए। दोबारा क्या करना है, केस टेकिंग लेंगे हम, टोटलिटी निकालेंगे, फिर क्या देंगे उसको, एंटी सोरिक रेमेडी। ऐसा समझ कि अगर हमें पता नहीं चल पा रहा है, पहले लेटेंट मियाज़मेटिक स्टेट डेवलप हो गई, लेटेंट मतलब छुपी हुई, अनअराउज्ड, जो हमें पता नहीं चल पा रही है, तो सबसे पहले हम उसके एक्यूट सिम्टम्स को क्या करेंगे, डिसअपियर्स करेंगे, दोबारा केस टेकिंग लेंगे, उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो वो आपका नेचुरल सेपरेशन। आर्टिफिशियल सेपरेशन क्या होता है, Here disease manifestations are forcefully removed from the body by some artificial means. It is a type of suppression caused by external applications of medicine or medicament in non-surgical local diseases, surgical removal of miasmatic manifestations, radium therapy, etc., as also by palliation with internal medication, both on similar or dissimilar principles. क्या मीनिंग हुआ कि इतना बड़ा ये लिख दिया, एक मंडल एंड मंडल की जो बुक आती है उसके अंदर से रेफरेंस लिया गया है कि द आर्टिफिशियल सेपरेशन है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले नेचुरल तो समझ, किसी भी नेचुरल फैक्टर की वजह से हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, उसे कोई लॉस हुआ, मेंटल शॉक हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, ग्रीफ है, एंगर है, कोई फियर हो गया उसे। बट आर्टिफिशियल क्या है कि स्किन वाले केस हम दोबारा रिपीट करते हैं कि बहुत, ये लाइव केस भी है मेरा, हम इसको आगे जब केस स्टडी करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन है, उसे स्किन पे रिंगवर्म हुआ सबसे पहले। ठीक है, हमने क्या किया, स्किन पे काफ़ी सारी ऑइंटमेंट आती है लोकल, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। लोकल एप्लीकेशन किया, जो डिजीज़ कंडीशन थी, उन जो इरप्शंस आ रहे थे स्किन पे, उसको फोर्सफुली क्या किया हमने, दबा दिया, प्रेस कर दिया, फोर्सफुली दबा दिया, ख़त्म हो गई ईचिंग, ख़त्म हो गई, रिंगवर्म ख़त्म हो गए, इरप्शन ख़त्म हो गए। किससे किया, मेडिसिन से किया या ऑइंटमेंट से किया, मेडिसिन से किया। ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल सेपरेशन। नॉन सर्जरिकल लोकल डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, मियाज़मेटिक मैनिफेस्टेशंस हो सकता है। ऑल्सो बाई पैलिएशन विद इंटरनल मेडिकेशन, बोथ ऑन सिमिलर और डिसिमिलर प्रिंसिपल्स, कि कैसी भी कंडीशन रही हो बट आपने उसमें क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया किसी भी बीमारी को, उसके मैनिफेस्टेशन को, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। समझते हैं क्या है, 4 से 5 प्रकार का होता है, वेरियस टाइप है इसके, डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ है आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, वही ऑइंटमेंट वगैरह लगा लिया आपने, ठीक है, उस टाइप से। आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट, सेपरेशन बाय नेचुरल सिक्रेशन ऑफ द बॉडी, आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय सर्जिकल रिमूवल और डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स, आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय डिफरेंट मियाज़मेटिक स्टेट्स। ये डिफरेंट टाइप का है, आपको इसमें ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है क्योंकि हम बेसिकली लिख सकते हैं, बट एग्जांपल्स मैंने इसमें डिस्कस किया है कि द स्किन मैनिफेस्टेशंस ऑफ इजेमा आर सप्रेस्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशंस लाइक ऑइंटमेंट, लिनीमेंट्स एक्सेट्रा बाय एलोपैथिक फिजिशियंस। सबको पता है, बहुत कॉमन, आप जाते हैं तो आपको दी जाती है लगाने के लिए कि हाँ ये ऑइंटमेंट आप प्रॉपर लगाइए। 7 से 8 दिन बाद आप भी देखते हैं कि रैशेस खत्म हो जाते हैं, इचिंग खत्म हो जाती है, ब्लडिंग खत्म हो जाती है, रेडनेस भी चली जाती है। The symptoms take inward direction and nervous and
psychoneurotic manifestations may result. Such treatment if continued for a long period it becomes impossible to cure the patient. ये पैलिएशन एंड सप्रेशन दोनों का ही डीमेरिट्स है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी क्यूरेबल केस में भी अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हो रिपीटेडली तो वो मे टर्न इनटू इनक्यूरेबल। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन को ही यूज़ नहीं करना अगर कोई भी क्यूरेबल केस है उसमें। हैनीमैन इन एफरोज नंबर 75 कमेंट्स, क्या बोला उन्होंने कि दीज इंट्रोड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इफेक्टेड बाय एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट आर ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीजेज द मोस्ट डिप्लोरेबल द मोस्ट इनक्यूरेबल। कि वो जो डिजीज़ जो क्योरेबल थी ना उसको भी जिनको हीलिंग की आर्ट नहीं आती, क्योंकि आर्टिस्ट तो सिर्फ हमने किस में बोला है, होम्योपैथी में बोला है। बाकी भैया वो तो क्या होता है, साइंटिस्ट होते हैं, वो तो सिर्फ साइंस को मानते हैं। हमारे यहाँ तो है ना कि होम्योपैथी एक आर्ट है। तो इसलिए मास्टर हैनीमैन सर ने एफरोज नंबर 75 में कहा है कि जो केस क्योरेबल हो सकता था उसको भी उन्होंने मोस्ट डिप्रोलेबल द मोस्ट इनक्योरेबल में कन्वर्ट कर दिया है। क्या करके? सप्रेशन और पैलिएशन करके। द प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूड uses of the harmful allopathic medicines drive the symptoms to the deepest and the vital organs of the body। वही है कि स्किन अफेक्टेड थी, बाद में क्या हो गया, अस्थमा हो गया, तो लंग्स आपका अफेक्टेड हो गया, लेस वाइटल ऑर्गन से मोर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला गया। क्या हुआ कि इसमें आर्टिफिशियल सप्रेशन ऑफ नेचुरल सिक्रेशन ऑफ द बॉडी, सप्रेशन ऑफ परस्पायरेशन बाय द मेडिसिनल पाउडर्स। पसीना आता है, नेचुरल प्रोसेस है, बट आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग कहते हैं कि नहीं हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो जैसे कि स्वेट जब आता है और बाई चांस जब भी हम ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, पाउडर्स लगाते हैं, लोग कोई नाइसिल लगा रहा है, ये भी हमें नहीं लगाने चाहिए। सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन बाय हार्मोनल डेरिवेटिव्स, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अपनी मतलब सहूलियत के लिए क्या करती हैं कि उन्हें टाइम की डेट चेंज करनी है तो वो मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं कि वो टाइम डिले हो जाए, डिले करने के लिए। तो ये गलत है कि आप अपने नेचुरल बॉडी सिक्रेशंस को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये टर्न हो जाएगा किसमें, आपके इनक्यूरेबल केसेज में। ये भी एक सप्रेशन ही है। आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स, रिमूविंग द पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट इज नॉट द रैशनल ट्रीटमेंट, ओनली द होम्योपैथिक फिजिशियन इज इक्विपाइड टू डील विद द कंडीशन। क्या बोला है इन्होंने कि सप्रेशन हो गया तो लोग क्या कर देते हैं, सर्जरी करवा ली कि सर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ऑर्गन, ना रहेगी दिक्कत। बट ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं, पॉलीलिथियासिस। आफ्टर गॉल ब्लैडर के रिमूवल क्या स्टोन नहीं हो सकता? स्टोन भी होगा, साथ में आपको बहुत सारी नई दिक्कतें भी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक होम्योपैथी जो फिजिशियन है उसे ये आर्ट है कि उसे कैसे डील करना है सप्रेशन और पैलिएशन के केसेस को। शायद यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं किस मियाज़मेटिक स्टेट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सप्रेशन डिफरेंट मियाज़मेटिक स्टेट्स व्हेन द प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। 3 मियाज़्म होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे 79, 80, 81 3 एफरोज में जिसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। 80 और 81 में सोरा के बारे में लिखा हुआ है, 79 में सिफिलिस और साइकोसिस के बारे में लिखा हुआ है। आर रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑफ एलोपैथी द नेचर डेवलप सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन है ये आपका, ठीक है, थोड़ा इसमें मैनिफेस्टेशन है ऑफ ईच मियाज़्म। क्या हुआ कि आपने इनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन से अगर रिमूव कर दिया, हटा दिया, एलोपैथी से हटा दिया तो क्या करेगा, नेचर डेवलप कर देगी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट कंडीशन, जो छिपी हुई कंडीशन होती है उसमें। सप्रेशन इज़ ए क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन इकोनॉमी। ये एक तरीके का क्राइम है कि आप उस पर्सन को एक डिजीज़ थी सप्रेस्ड करके आपने उस डिजीज़ को, सिम्टम को तो हटा दिया, बट एक नई डिजीज़ उसमें दे दी जो क्या होगी, हेरिंग्स के क्योर के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। सिम्टम्स को क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है, जो क्या करती है, लेस वाइटल ऑर्गन से मोर वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। वेयर इंस्टेड ऑफ क्योरिंग द पेशेंट, को क्योर करने के बजाय मोर हार्म इज़ डन बाय डाइवर्टिंग द क्यूरेटिव प्रोसेस ऑफ द डिजीज। सिम्टम की जो उसका क्योर होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है। तो इसलिए सप्रेशन को क्या बोला गया, एक तरीके का क्राइम बोला गया है, किसके लिए, ह्यूमन इकोनॉमी के लिए। तो आपको ये क्राइम नहीं करना है, ठीक है।
ये बोल्ड लेटर में मैंने डबल टाइप इसीलिए लिखा है कि आपको ये पता रहे, ये याद रहे कि सप्रेशन हमें नहीं करना है, हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्योर होना चाहिए। ठीक है। सप्रेशन एंड पैलिएशन ऑफ डिजीज इज द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल सिम्टम, दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बाय एक्सटर्नल मैकेनिकल, केमिकल और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स और बाय मीन्स ऑफ पावरफुल ड्रग्स given internally in massive doses which have a direct physiological or toxic effect but not true therapeutic or curative effect, says स्टुअर्ट क्लोज। स्टुअर्ट क्लोज ने द जीनियस ऑफ होम्योपैथी जो बुक है उसके अंदर फिलोसॉफी की में ये लिखा हुआ है कि पैलिएशन और सप्रेशन दोनों क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से डिजीज़ को रिमूव तो कर देते हैं उसके किसके, एक्सटर्नल सिम्टम्स को, बट ये ना ही तो थेराप्यूटिक इफेक्ट है और ना ही ये क्योर है। क्या करती है, बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट करती है। आई होप कि आपको आज के ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक लेक्चर है कि पैलिएशन और सप्रेशन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आ सकता है आपके ऊपर। ये शायद स्लाइड डबल हो गई है। ट्रीटमेंट ऑफ सप्रेस्ड केसेस, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। केस टेकिंग इज द सोर्स टू आइडेंटिफाई एनी फॉर्म ऑफ सप्रेशन इन द पेशेंट्स लाइफ। द फिजिशियन विथ हिज नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स कैन ईजिली जज वेदर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्यूरेबल और नॉट। इसीलिए जो बोलते हैं ना लोग कि होम्योपैथी सिर्फ मीठी गोली पे वर्क करती है, ऐसा नहीं है। हम मीठी गोली देते ज़रूर है बट कड़वी बीमारी को भगाने के लिए, हम उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ग्रेथ वोगर एक साइंटिस्ट है, एक CM वोगर साइंटिस्ट है। जो वोगर थे उन्होंने पायोनियर थे होम्योपैथी को, उन्होंने बोला कि हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपनी केस टेकिंग के दौरान। द क्यूरेबल केसेस कैन बी ट्रीटेड विद द क्यूरेटिव सिमिलिमम रेमेडी। अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड सप्रेस्ड सिम्टम्स इज ए गुड साइन इन द फॉलोअप, इट इंडिकेट्स दैट द एडमिनिस्ट्रेट रेमेडी इज करेक्ट। क्या बोला है इन्होंने कि कैसे क्योर करना। सबसे पहले क्या किया, केस टेकिंग करी हमने। लास्ट हमने पढ़ा ऊपर कि H. रॉबर्ट सर ने कहा था कि केस अगर ठीक है, नो चांस है कि कोई होप नहीं बची है पेशेंट के पास में, मतलब फिजिशियन को लगता है कि उसने खुद को कन्विंस कर लिया कैंट के अनुसार कि अब हमें पैलिएशन करना ही पड़ेगा, तो सिमिलिमम मेडिसिन दी। और अगर कोई भी ओल्ड सिम्टम आ रहा है नेक्स्ट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में, इट्स ए गुड साइन कि आपकी रेमेडी क्या है, वेल सेलेक्टेड है, क्या है, करेक्ट रेमेडी आपने उस केस के लिए सेलेक्ट की है। ठीक है। नो मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन, कि अगर गलती से उसमें एग्रावेशन हुआ तो कैंट ने कहा है कि कैंट्स वेट एंड वॉच, रुको और देखो, अप्रोच माइट प्रूव क्यूरेटिव इन द फ्यूचर, कि ये अप्रोच हो सकता है कि उस इनक्यूरेबल केस को भी क्यूरेबल केस में कन्वर्ट कर दे। बैड इफेक्ट तो सबको पता है सप्रेशन लाइक पैलिएशन, वही है, नथिंग रिमेंस एक्सटर्नली टू गाइड द फिजिशियंस और वॉट एवर रिमेंस इज चेंज्ड, मिसगाइड एंड वैग्यू, कि जो ओरिजिनल जो पिक्चर थी उसने उसको तो छिपा दिया, फिजिशियन को मिसगाइड करती है, मिसलीड करती है। अब ओरिजिनल जब हमें ड्रग पिक्चर ही नहीं पता, डिजीज़ पिक्चर ही नहीं पता, तो हम रेमेडी कहाँ से वेल सेलेक्ट करेंगे। द सप्रेसिव ट्रीटमेंट रिवर्स हिज मैकेनिज्म एंड एज ए रिजल्ट द मोर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, जो हम बार बार रिपीट करते रहे स्टार्टिंग से कि कहाँ मूव करती है, लेस वाइटल ऑर्गन से मोर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। थैंक यू सो मच गाइज आज का लेक्चर देखने के लिए। बहुत बेसिक लेक्चर है कि आपको पैलिएशन और सप्रेशन समझ में आना चाहिए कि इनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, क्योर समझ में आना चाहिए, रिकवरी समझ में आनी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफरोलॉजी नंबर 2 कि व्हाट इज़ आइडियल क्योर, कि आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। ओके, टेक केयर, टाटा, गुड बाय।